नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कि अपने YouTube चैनल ग्लोबल पत्रिका पर। दोस्तों, हिंदी टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 6। और ये टेस्ट नंबर 6 है विराम चिन्ह से संबंधित। नीचे लिखा हुआ दोस्तों, इससे आसान और कहीं नहीं। यानी आप देख रहे होंगे कि हम प्रश्न के माध्यम से चैप्टर समाप्त करते हुए चल रहे हैं। वर्णमाला चैप्टर हमने समाप्त कर दिया, उसके बाद हमने वर्तनी चैप्टर समाप्त किया। अब देखिए हम लेकर आए हैं आपके लिए विराम चिन्ह। और विराम चिन्ह से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, यदि आपने ये हमारी वीडियो देख ली तो वह प्रश्न कभी आपसे छूटने वाले नहीं है। यानी सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर इस तरीके से रखे गए हैं जिससे विराम चिन्ह का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाए। और ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है विराम चिन्ह का चैप्टर, एक तो उनके लिए जिन जो हिंदी की शॉर्ट हैंड कर रहे हैं। और दूसरा दोस्तों, देखिए अगर किसी भी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि उसमें वाक्य शुद्धिकरण से प्रश्न आएंगे, तो वाक्य शुद्धिकरण का तो पहले यही मतलब हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं आदि व्याकरण को ले जाता है, क्योंकि ये पता नहीं चलता कहाँ से कौन सी किस चैप्टर की गलती रख कर वाक्य शुद्धिकरण पूछ ले। तो एक तो डायरेक्ट विराम चिन्ह से प्रश्न आएगा और वाक्य शुद्धिकरण में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं टेस्ट नंबर 6 का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का प्रश्न है दोस्तों, श्री कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 19, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 21 या फिर ऑप्शन डी 6। तो इसका सही आंसर है 20, यानी हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी कामता प्रसाद जी ने जो विराम चिन्हों की संख्या बताई है वो है 20। हालांकि वर्तमान में देखें तो हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई वैसे वैसे विराम चिन्हों को बढ़ाया गया है। तो वर्तमान में अलग-अलग विद्वान इसकी अलग-अलग संख्या बताते हैं। और जब जहाँ पर देखिए इस तरह का मतभेद देखा जाए, यानी अलग कोई विद्वान इसकी संख्या कुछ बताए, कोई विद्वान इसकी संख्या कुछ बताए, तो वहां से प्रश्न बनने के 0 चांस रहते हैं। यही प्रश्न पूछा जाता है कि कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तो वह है 20। कामता प्रसाद जी कहते हैं, देखिए जो हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह है, पूर्ण विराम यानी एक खड़ी पाई, जैसे हम कोई वाक्य लिखते हैं कि वह खाना खा रहा है, जहाँ पर वाक्य पूर्ण हो जाता है, यानी वाक्य का भाव पूर्ण हो जाता है, तो उसके अंत में हम पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। तो कामता प्रसाद जी ये कहते हैं जो पूर्ण विराम है हिंदी में यही नया है, बाकी सारे के सारे इंग्लिश से लिए गए हैं। ठीक। इंग्लिश में देखिए ये किसकी जगह पर लिया गया है, जैसे हम इंग्लिश में कोई वाक्य लिखते हैं, ही इज ईटिंग द फूड, इस तरह से वाक्य लिखें, तो हम यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। तो ये फुल स्टॉप की जगह लिया गया है, यानी एक बिंदु की जगह लिया गया है। इस बिंदु को एज इट इज हिंदी में क्यों नहीं लिया गया, तो आप जानते हैं दोस्तों, देखिए इसका हिंदी में अनेकों जगह पहले से प्रयोग होता है। जैसे अगर किसी देखिए इस का खा ग घा, इन ध्वनियों के नीचे अगर लगा दें हम, तो ये हिंदी से अरबी फारसी की ध्वनियां बन जाती हैं। अगर देखिए ये डा है, इसके नीचे लगा दें तो ये दूसरा वर्ड बन जाता है, यानी ड़ा बन जाता है। यदि हम देखिए किसी के ऊपर लगा दें तो यह अनुस्वार का रूप ले लेता है। तो इसलिए इस बिंदु को एजेटिक नहीं लिया गया, बल्कि कि इसकी जगह क्या पर यानी खड़ी पाई ले ली गई, जिसको हम पूर्ण विराम कहते हैं। तो श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20। सही है। विराम का अर्थ होता है दोस्तों विश्राम या ठहराव, यानी किसी काव्य को पढ़ते हुए हम जहां सांस लेने के लिए ठहरते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, संवाद में उपविराम चिन्ह के स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है? यानी उपविराम न लगाकर ऐसा कौन सा चिन्ह है जो उपविराम की जगह को पूर्ण कर दे? संवाद संवाद कहते हैं दोस्तों डायलॉग को, यानी जब दो व्यक्ति आपस में बैठकर बातें करें उसको बोलते हैं संवाद, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको डायलॉग। ठीक। देखिए उपविराम, जैसे जैसे यहाँ पर देखिए शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों से हमें जो विराम चिन्ह है उन्हें भी पता होना चाहिए। यानी उपविराम बोलते हैं दोस्तों इस तरह से, जो दो बिंदी होती है यह होता है उपविराम। कोष्टक चिन्ह देखिए हिंदी में दो देखने को मिलते हैं, एक ये वाला बड़ा वाला कोष्टक चिन्ह और एक ये छोटा वाला। अगर दोनों को एक साथ लगाने की जरूरत पड़े तो हम इसको पहले देखिए बड़ा लगाते हैं और इसके अंदर छोटा इस तरह से लगाते हैं। ये होता है कोष्टक चिन्ह। यानी शब्दों के साथ साथ हमें इन चिन्हों पर भी फोकस करना है। यानी चिन्ह देखकर ये नाम भी पूछ सकता है, या नाम देखकर ये चिन्ह भी पूछ सकता है, या वाक्य में ही पूछ सकता है कि कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। योजक चिन्ह कहते हैं दोस्तों, ये छोटा सा जो माइनस होता है इसको बोलते हैं योजक चिन्ह, इसको संयोजक चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक है। कहाँ पर लगता है, तो देखिए जैसे हम लिखते हैं माता पिता, जब एक साथ लिखते हैं तो ये जो बीच में होता है ये होता है योजक चिन्ह या संयोजक चिन्ह। या राजा रानी, जैसे हम लिखते हैं राजा रानी। अल्प विराम ये कहते हैं दोस्तों कोमा को। और जो निर्देश चिन्ह है, निर्देश चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है, इस तरह से होता है निर्देश चिन्ह।
तो उपविराम चिन्ह के स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है कोष्टक चिन्ह, ऑप्शन बी योजक चिन्ह, ऑप्शन सी अल्प विराम, या ऑप्शन डी निर्देश चिन्ह। तो देखिए संवाद में उपविराम चिन्ह के स्थान पर हम निर्देश चिन्ह का भी यानी प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, किस तरह से संवाद में? तो देखिए दो व्यक्ति हैं, जैसे राजू राजू कुछ कहना चाहता, और हम यहाँ पर उपविराम लगा देंगे और लिखेंगे यहाँ पर, तुम कल कहाँ गए थे। ये अपने पास बैठे किसी व्यक्ति से संवाद कर रहा है। कौन? राजू। राजू कह रहा तुम कल कहाँ गए तो पास में ही बैठा देखिए श्याम। श्याम कहेगा और यहाँ पर देखिए हम उपविराम लगाएंगे, मैं कल दिल्ली गया था। दिल्ली गया था। फिर राजू बोलेगा, इस तरह से आपने देखिए कविताएं पढ़ी होंगी। फिर राजू बोलेगा, अच्छा ठीक है। जो इस तरह का संवाद होता है यानी डायलॉग में बात होती है, वहां पर उपविराम ये भी लगा सकते हैं, और इसके स्थान पर निर्देश चिन्ह, यानी जैसे राजू, और राजू का आ गया ये, फिर इसकी बात, फिर ऐसे ही श्याम, श्याम के आ गया निर्देश चिन्ह, फिर इसकी बात। इसको बोलते हैं दोस्तों संवाद। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वाक्य का भाव जब आश्चर्यजनक हो, या वाक्य के भाव में संबोधन होने पर, वाक्य का भाव प्रश्नवाचक होने पर, या वाक्य का भाव पूर्ण होने पर। तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है दोस्तों जब वाक्य का भाव प्रश्नवाचक हो। सही है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अच्छा, वाक्य का भाव जब पूर्ण हो तो वहां पर क्या लगाते हैं? हम पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। और जहाँ संबोधन हो और आश्चर्यजनक, यहाँ पर देखिए संबोधन होने पर भी हम विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं, और आश्चर्यजनक होने पर भी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। आश्चर्यजनक जहाँ पर देखिए घृणा, प्रेम और भय, इस तरह के जो शब्द आते हैं वहां पर हम आश्चर्यजनक चिन्ह लगाते हैं, यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। ये होता है विस्मयादि, यानी खड़ी पाई के नीचे इस तरह से बिंदी होती है। अगला प्रश्न है, एक ही शब्द को बार बार लिखने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है विवरण चिन्ह, ऑप्शन बी है निर्देशक चिन्ह, ऑप्शन सी पुनरुक्ति चिन्ह, ऑप्शन डी कोष्टक चिन्ह। विवरण चिन्ह होता है दोस्तों इस तरह से, दो बिंदी और इसके सामने योजक चिन्ह, यानी इस तरह से बनता है विवरण चिन्ह। ये होता है जब किसी शब्द का या किसी वाक्य का या किसी चीज का जब हम विवरण करते हैं, जैसे हम इसको उदाहरण के आगे भी लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे उदाहरण लिखते हैं और इसके आगे विवरण लिखते हैं, या नोट के आगे भी लिख सकते हैं, नोट लिखें और इस तरह से विवरण चिन्ह लिखते हैं, या किसी वाक्य लिखें और उसका विवरण देना हो तो हम यहाँ पर इस तरह से ये विवरण चिन्ह लगाकर इसके आगे इसका विवरण दे सकते हैं। निर्देशक चिन्ह ये होता है दोस्तों योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा। मैंने आपको बताया था इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? संवाद में किया जाता है। पुनरुक्ति चिन्ह इस तरह से बना हुआ होता है दोस्तों। और कोष्टक चिन्ह मैंने आपको बताया ये कोष्टक चिन्ह है और ये कोष्टक चिन्ह है। पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग कैसे करते हैं, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप बाजार जाते हैं और घर पर स्लिप बनाते हैं इस तरह से कि मुझे बाजार से क्या क्या लाना है, तो आप लिखते हैं 5 किलोग्राम चीनी लानी है। फिर आपके घर वालों ने बताया कि भाई 5 किलोग्राम ही दही लाना है, तो 5 किलोग्राम को दोबारा ना लिखा, यानी बार बार ना लिखना पड़े, तो इसकी जगह हम इस तरह से पुनरुक्ति चिन्ह बना देते हैं और इसके आगे लिख देते हैं दही। अच्छा, 5 किलो ही आटा लाना है, तो हम इसके नीचे पुनरुक्ति चिन्ह लिखते हैं और आटा लिख देते हैं। ठीक, तो ये इस तरह से यानी बार बार लिखने से बचा जा सकता है, कैसे लगाकर? पुनरुक्ति चिन्ह लगाकर। अगला प्रश्न है दोस्तों, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, ये है देख, ये जो चिन्ह है दोस्तों इसको बोलते हैं हम उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, सही है, या इसको अवतरण चिन्ह भी बोलते हैं। अवतरण चिन्ह, ये है दोस्तों विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये मैंने आपको बताया, ये है उपविराम और ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आश्चर्य व्यक्त करने के लिए लगाया जाता है दोस्तों विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक। अच्छा देखिए, मैं आपको चिन्ह इस तरह से लिख कर दे रहा हूँ। चिन्ह, क्या ये ठीक है, या आधा है और यहाँ पर जो ये न लगा हुआ होता है बाद में आधा हा के बाद, ये ठीक है? तो दोस्तों दोनों ही ठीक है, बस ये देखना आपको उच्चारण सामने वाला किस तरह से कर रहा है। मैं चिन्ह कह रहा हूं तो मैं लिख भी चिन्ह ही रहा हूं, अगर चिन्ह कहूंगा तो मैं इस तरह से लिखूंगा। अगला प्रश्न है, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। देखिए यहाँ पर छी यानी घृणा जब हो रही हो,
आश्चर्य हो रहा हो, भय हो रहा हो, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं उनके तुरंत बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, यानी यहाँ पर ये होना चाहिए था, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। छी, ये देखिए यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन मैंने बताया जो शब्द होते हैं तुरंत उनके बाद होना चाहिए, लेकिन तुमने के बाद है तो ये भी गलत हो गया। छी, ये यहाँ पर सही है, यानी यहाँ तक तो सही है। छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया, यानी हमारा ऑप्शन सी जो है पूरा सही है। इसमें यहाँ पर नहीं है लगा हुआ, तो ये भी गलत हो गया। अगला प्रश्न है, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है अल्पविराम यानी कोमा का। लाघव चिन्ह ये होता है दोस्तों, छोटा सा जीरो होता है, इसको बोलते हैं लाघव चिन्ह। अर्धविराम, अर्धविराम होता है देखो, ऊपर बिंदु होती है, नीचे कोमा होता है, इसको बोलते हैं अर्धविराम। कोष्ठक चिन्ह ये होते हैं दोस्तों, ये कोष्ठक चिन्ह है और ये कोष्ठक चिन्ह है। अच्छा, अल्प विराम ये है देखिए, इन चिन्हों को भी शब्दों के साथ हमें ध्यान में रखना है। मैंने आपको बताया कि चिन्ह देकर नाम पूछ सकता है, नाम देकर चिन्ह पूछ सकता है। तो अल्प विराम होता है ये, और अर्ध विराम होता है ये, और ये होता है उप विराम। ठीक है। और लाघव चिन्ह छोटा सा जीरो होता है, यानी जब किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप, किस तरह से, तो देखिए उत्तर प्रदेश को हम अगर संक्षिप्त रूप में लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश। डॉक्टर का संक्षिप्त रूप इस तरह से देखिए, डॉक्टर हम बना सकते हैं, सही है। तो ये होता है संक्षिप्त रूप, जैसे उत्तर प्रदेश को संक्षिप्त रूप में हमने इस तरह से लिख दिया, और ये हमने डॉक्टर को लिख दिया। कुछ भी यहाँ से इस तरह से लिखते हैं सब, जैसे मध्य प्रदेश, ये होता संक्षिप्त रूप। अगला प्रश्न है, माता पिता शब्दों के बीच लगे इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? यानी ये जो चिन्ह है इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है अल्पविराम, मैंने बताया अल्पविराम तो ये होता है कोमा। लाघव चिन्ह ये तो जीरो होता है। योजक चिन्ह ये इस तरह का ही होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, योजक चिन्ह। और कोष्टक चिन्ह मैंने आपको बताया ये, और ये होते हैं कोष्टक चिन्ह। अगला प्रश्न है, समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान कीजिए। समाप्ति सूचक का मतलब यह है, जैसे हम कोई चैप्टर लिखे हैं और उसका वहां पर अंत यानी समाप्त हो जाए वो चैप्टर, तो उसके अंत में हम कुछ चिन्ह लगा देते हैं, वह कौन सा है? ऑप्शन ए में ये है, ऑप्शन बी में ये है, और ऑप्शन सी में प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन डी में अल्प विराम। ये होता है दोस्तों, इसको बता दोस्तों विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, ये होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, और ये होता है अल्प विराम, अल्प विराम। तो जो समाप्ति सूचक चिन्ह है वो है ऑप्शन ए में यहाँ। जब हमारा चैप्टर समाप्त होता है तो देखिए हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, और इस तरह से भी चैप्टर समाप्त के अंत में यानी दो तीन लाइनें छोड़कर ये भी लिख सकते हैं। ये एक खाली लाइन भी खींच सकते हैं, ये हम इस तरह से भी बना देते हैं। ये होते हैं कुछ समाप्ति सूचक चिन्ह। अगला प्रश्न है, शोक व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? मैंने अभी पीछे बताया, कहीं शोक व्यक्त करना हो, घृणा हो, गिलानी हो, प्रेम हो, भय हो, इन यहाँ पर हम लगाते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। सही है। अल्प विराम कोमा को कहते हैं। विवरण चिन्ह इस तरह का होता है, और निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। योजक चिन्ह यानी ये जो होता है जैसे माता पिता में हम लगाते हैं। अगला प्रश्न है, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? अल्प विराम का, पूर्ण विराम का, त्रुटि विराम का, या लोप विराम का? तो दोस्तों हंस पद है त्रुटि विराम का। यानी हंस पद के देखिए अन्य नाम क्या है, इसको हम हंस पद भी बोलते हैं, हंस पद। इसको हम त्रुटि बोधक भी बोलते हैं, त्रुटि बोधक। या हम इसको देखिए विस्मरण भी बोलते हैं, विस्मरण, विस्मरण चिन्ह। यानी स्मरण होता है याद, और विस्मरण होता है भूलना। यानी ये यही कहना चाह रहा है, त्रुटि जहां पर होती है हमसे, जैसे हम कोई वाक्य लिख रहे हैं, जैसे राजू कल गया। हमने देखा यहाँ पर देखिए, हमसे एक शब्द छूट गया है यहाँ पर, और वह शब्द है बाजार। हमसे गलती हो गई यानी त्रुटि हो गई। हम यहाँ पर देखिए हंस पद चिन्ह लगाएंगे। हम देखेंगे लाइन के ऊपर जगह है तो ऊपर लिख देंगे, नीचे जगह है तो नीचे लिख देंगे, और ये जो चिन्ह होता है दोस्तों इस तरह का होता है। अगर हम नीचे लिखना चाह रहे हैं इस लाइन के, तो हम यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे बाजार। यानी अब ये वाक्य पूरा हो गया, राजू कल बाजार गया। अगर यहाँ नीचे लाइन नहीं होती तो हम यहाँ ऊपर भी लिख सकते थे, जैसे राजू कल बाजार गया। हाँ, तो राजू कल अगर ऊपर है तो देखिए राजू कल, यहाँ पर अगर हमसे सुबह छूट गया तो मान लो हम यहाँ ऊपर लिख सकते हैं राजू कल सुबह बाजार गया था। चिन्ह ऐसे ही बनता है, यानी देखिए इस तरह का चिन्ह बनता है। हम अगर ऊपर जगह है तो ऊपर लगाएंगे, और नीचे जगह है तो नीचे लगाएंगे। ठीक, सही है। ऊपर यानी यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं, नीचे लगाना हो तो यहाँ।
कुछ लिख सकते हैं, यानी जब हम सब वाक्य लिखते हुए कोई गलती हो जाए, यानी इसी को कहते हैं हंसपद, त्रुटिबोधक चिन्ह या विस्मरण चिन्ह। अगला प्रश्न है, अर्धविराम के स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है? अर्धविराम कौन सा होता है? तो दोस्तों अर्धविराम है ये वाला। प्रश्नवाचक चिन्ह है, कोष्टक चिन्ह है, योजक चिन्ह है या अल्प विराम है? तो देखिए जहाँ अर्ध विराम लगता है दोस्तों, जहां पर दो वाक्य हों और दो वाक्य ऐसे हों जिसका एक भाव दूसरे वाक्य पर निर्भर हो या दूसरे वाक्य का भाव पहले वाक्य पर निर्भर हो। जैसा कोई वाक्य है, जैसे जिसकी टांग टूटी थी। तो जिसकी टांग टूटी थी, किसकी? तो यहाँ पर हम यहाँ ये लगा सकते हैं अर्धविराम, वह डॉक्टर के पास गया। सही है। तो ये हो गया अब हमारा पूरा वाक्य, यानी जिसकी टांग टूटी थी वह डॉक्टर के पास गया। तो यहाँ पर हम अल्प विराम भी लगा सकते हैं, या तो अर्धविराम लगाएंगे या कोमा यानी अल्प विराम भी लगा सकते हैं। तो अर्धविराम के स्थान पर किस विराम का विराम चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है? अल्प विराम का। यानी जब दो वाक्य हैं और एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य पर निर्भर करता हो या दूसरे वाक्य का भाव पहले वाक्य पर निर्भर करता हो, तो वहां पर या तो अर्धविराम लगा हुआ मिलेगा आपको या कोमा यानी अल्प विराम लगा हुआ मिलेगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।